हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इनएंसोटॉपिक प्रोटोनों के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है इससे पहले वाले लेक्चर में मतलब 11वें नंबर के लेक्चर में मैं डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों से तुल्य प्रोटोन मतलब इक्विवेलेंट प्रोटोन के बारे में, अतुल्य प्रोटोन मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन के बारे में, और होमोटॉपिक प्रोटोन। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 11 के अंदर इन तीनों टॉपिकों में डिस्कशन कर चुका हूं। अब जो आज के लेक्चर में एक तो डिस्कशन करूंगा मैं इनएंसोटॉपिक प्रोटोन के बारे में, और एक डिस्कशन करूंगा मैं डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन के बारे में। ठीक है ना, और आज का ये लेक्चर इस यूनिट का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। ठीक है ना, इस 12वें नंबर के लेक्चर के साथ अपनी यूनिट फर्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब ये यूनिट का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। ठीक है ना, आज के इस लेक्चर में इन दोनों टॉपिकों को करवा दूंगा, मतलब इनएंसोटॉपिक प्रोटोनों को आप लोगों के लिए समझा दूंगा, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोनों को समझा दूंगा। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देख लेंगे भाई इस यूनिट से रिलेटेड 2020 से लेकर 2015 तक कैसे क्वेश्चन बने। ठीक है ना, मैं बता दूंगा और मेरे बताने के बाद आप लोग भी एक बार देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि इन सारी चीजों से कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे से जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मेरे समझाने के बाद या मेरे करवाने के बाद एक बार आप भी देख लेना सन 2020 से लेकर 2015 तक के पूरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है ना, तो चलो अब अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, इनएंसोटॉपिक प्रोटोन, तो सबसे पहले टॉपिक का मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि अब सबसे प्रोटोन को तो छोड़ो, सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि इनएंसोमर बोलते किसको है। ठीक है ना, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि इनएंसोमर हम किसको बोलते हैं। तो देखो, इनएंसोमर का अपने आप में मतलब होता है कि जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब दो स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का मतलब कि जैसे कि मैं मेरा चित्र या मेरा डायग्राम कांच के अंदर देखूं, तो कांच के अंदर जो मेरा डायग्राम हो रहा है वो मेरी क्या है, मिरर इमेज है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कांच के अंदर जो हमारा चित्र बनती है, जो हमारी इमेज बनती है, वो क्या होती है, उल्टी होती है। भाई आपको पता कांच में हम इस तरीके से मुंह देखते हैं और वो कांच में इस तरीके से उल्टा दिखाई देता है। मतलब जो हमारा डायग्राम होता है ना कांच में, वो कांच में उल्टा दिखाई देता है। कांच में मुंह इस तरीके से देखते हैं, वो डायग्राम इस तरीके से नजर आता है। ठीक है ना, मतलब जो कांच होता है, जो अपनी मिरर होती है, वो अपने डायग्राम का क्या करता है, उल्टा करता है। ठीक है ना, तो इनएंसोमर का मतलब यही होता है कि दो स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग को पता है जो इनएंसोमर होते हैं वो कौन होते हैं, आइसोमर होते हैं, समावयवी होते हैं। और आइसोमेरिज का आप डेफिनेशन जानते हो अच्छी तरीके से कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, समान होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उनको ही तो आइसोमर बोलते हैं। और ये स्टीरियो आइसोमर के अंदर पढ़ते हैं हम सारी चीजों को, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है ना, तो बात आप लोग समझ में आ गई ना कि इनएंसोमर का मतलब होता है कि दो स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का मतलब समझ में आ गया कि कांच के सामने अगर किसी स्ट्रक्चर को रखेंगे तो कांच में वो स्ट्रक्चर क्या दिखाई देगी, आपको उल्टी दिखाई देगी। इनको ही हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं, या हम उनको क्या बोलते हैं, इनएंसोमर बोलते हैं। मिरर इमेज बोल दो या फिर उनको इनएंसोमर बोल दो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब डिस्कशन करते हैं इनएंसोटॉपिक प्रोटोन के बारे में। तो देखो, एक एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कि इनएंसोटॉपिक प्रोटोन किसको बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल लेने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि इनएंसोटॉपिक प्रोटोन के बारे में मैं क्या बोलने वाला हूं। तो देखो, माना कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड है, यौगिक है अपना, ठीक है ना, और उस कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े। सपोज करो उस कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े और उस हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह के द्वारा करवा दें, कि मतलब वहां से हाइड्रोजन एटम को हटा दें और कोई और ग्रुप जोड़ दें। ठीक है ना, तो और ग्रुप के जुड़ने पर वो स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी। ठीक है ना, और जो कार्बन से वो हाइड्रोजन एटम हटे हैं, उन हाइड्रोजन एटमों को हम क्या बोलते हैं, इनएंसोटॉपिक हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम आप लोगों ने रिप्लेस किए हैं, जो हाइड्रोजन एटमों का आपने प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन किया है, उन हाइड्रोजन एटमों को हम क्या बोलते हैं, इनएंसोटॉपिक हाइड्रोजन एटम या इनएंसोटॉपिक प्रोटॉन बोल दो, क्योंकि हाइड्रोजन को ही तो हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। तो उनको इनएंसोटॉपिक प्रोटॉन बोल सकते हो या इनएंसोटॉपिक हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो, क्योंकि आपको तो जो प्रोटॉन शब्द यूज कर रहे हैं वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई कि जो कोई भी कंपाउंड में कार्बन के पास सपोज करो दो हाइड्रोजन एटम है और उन दोनों हाइड्रोजन एटम को हटाकर मैं कोई दूसरा ग्रुप उनसे जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होते हैं, इनएंसोमर प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, इनएंसोमर प्राप्त होते हैं। और जो हाइड्रोजन एटम हटाए उसको बोलेंगे इनएंसोटॉपिक हाइड्रोजन प्रोटॉन। ठीक है ना, इनएंसोटॉपिक हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो या इनएंसोटॉपिक आप लोग उसको प्रोटॉन बोल सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अभी मैं उसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक एग्जाम्पल से आपकी पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि यहां पर इनएंसोटॉपिक प्रोटॉन का मतलब क्या है।
बात आप लोग समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से अभी आप लोगों की ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो देख लो, इन एनिसोटॉपिक प्रोटॉन का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं एथिल ब्रोमाइड का, ठीक है ना। किसका एग्जांपल ले रहा हूं? एथिल ब्रोमाइड का। फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2Br। अब देखो सुनो, पहले मेरी बात, पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड कितने एनएमआर सिग्नल देता है? 2 एनएमआर सिग्नल देता है, ए और बी, ठीक है ना। 2 एनएमआर सिग्नल देता है, क्योंकि आपको पता है इसका नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है। इन हाइड्रोजन एटम का नेचर अलग है, इसलिए अपना सिग्नल देंगे। इन हाइड्रोजन एटम का नेचर अलग है, इसलिए ये अपना सिग्नल देंगे। और यहाँ पर ये कितने एनएमआर सिग्नल दे रहा है? 2 एनएमआर सिग्नल। कितने सिग्नल दे रहा है? 2 एनएमआर सिग्नल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी इसी स्ट्रक्चर को मैं 3D के अंदर बना देता हूं। तो देखो 3D के अंदर इस तरीका से शो करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। ये मैंने किससे शो कर दिए? डैश से शो कर दिए, ठीक है ना। किससे शो कर दिए? डैश बोलते हैं इनको, ठीक है ना। इनसे घबराना मत, इनको डैश बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? बेज बोलते हैं। इनको तो बेज बोलते हैं, इनको डैश बोलते हैं। इनका मतलब भी बताऊंगा अभी आप लोगों के लिए। इससे मैंने 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए, हो गए ना। CH3 आप लोगों का ये रहा, CH2 आप लोगों का ये रहा और Br आप लोगों का ये रहा, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन करवाते थे। यहां पर लिख देता हूं एथिल ब्रोमाइड। यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। और यहां पर लिख देता हूं H का Z समूह द्वारा प्रतिस्थापन। H का Z समूह द्वारा प्रतिस्थापन यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये लिख दी मैंने Br, ये लिख दिया मैंने CH3, ये लिख दिया मैंने Z, हाइड्रोजन को हटा के Z लिख दिया। और यहाँ पर तो आप लोगों को पहले से हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ये किसके सामने रख दिया? कांच के सामने, मतलब मिरर के सामने। कांच को हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको मिरर बोलते हो, ठीक है ना। कांच के सामने जैसे रखोगे ये डायग्राम आपको उल्टा नजर आएगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है? इनएंसोमर हो गए, मिरर इमेज हो गई। और मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं? इनएंसोमर। यहां पर लिख दिया Br और यहां पर लिख दिया CH3, इनको बोलते हैं इनएंसोमर। इनको हम क्या बोलते हैं? इनएंसोमर्स। अब देखो, अभी समझा देता हूं इस पूरी स्ट्रक्चर को। इधर देखिए, अभी इस पूरी स्ट्रक्चर को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं। पहले तो एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इनएंसोमर का मतलब होता है 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर को अगर आप कांच के सामने, मिरर के सामने रखोगे तो कॉमन सी बात है उसकी दूसरी स्ट्रक्चर मिल जाएगी, लेकिन दूसरी स्ट्रक्चर उसकी उल्टी दिखाई देगी। कॉमन सी बात है, कांच के सामने रखोगे, मिरर के सामने किसी चीज को रखोगे तो वो तो उल्टा ही बताएगा आपका। अब वो किस तरीका से बनाएगा वो आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। इस इनएंसोमर प्रोटॉन को, इनएंसोमेरिक प्रोटॉन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पर किसका एग्जांपल ले लिया? एथिल ब्रोमाइड का ले लिया। आपको पता है एथिल ब्रोमाइड कितने एनएमआर सिग्नल देता है? 2 प्रकार के एनएमआर सिग्नल देता है। कैसे देता है? जैसे कि यहां पर जो CH3 है, इससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े इनका नेचर बिल्कुल अलग होता है। CH3 एक अलग चीज है, ये CH2 एक अलग चीज है। क्योंकि CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल ग्रुप बोलते हैं, CH2 को मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो कॉमन सी बात है, ये अपना एनएमआर सिग्नल देगा, ये अपना एनएमआर सिग्नल देगा। तो कितने एनएमआर सिग्नल मिल गए आप लोगों को? 2 एनएमआर सिग्नल मिल गए। कितने एनएमआर सिग्नल मिल गए? 2 एनएमआर सिग्नल मिल गए। ये किसमें मिले आपको? एथिल ब्रोमाइड में। ये एग्जांपल किसका लिया? एथिल ब्रोमाइड का। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप लोगों को पता है इनएंसोमर कौन सी स्टीरियो आइसोमेरिज का पार्ट होते हैं? ये अपने स्टीरियो भाई जो अपने इनएंसोमर होते हैं, ये कौन सी आइसोमेरिज का पार्ट होते हैं? ये स्टीरियो आइसोमेरिज का पार्ट होते हैं, अर्थात 3D केमिस्ट्री का पार्ट होते हैं। तो कॉमन सी बात है, पूरी स्ट्रक्चर को मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा? 3D के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। अब आपको पता है 3D केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? स्पेस केमिस्ट्री। अर्थात कोई भी चीज की हम एक मतलब कल्पना करते हैं, किसी भी चीज की हम क्या करते हैं? कल्पना। कि माना कि बीच में मैंने कार्बन एटम लिख दिया, और आपको बता दें, ध्यान से समझना, बीच में मैंने कार्बन एटम लिख दिया और माना कि कोई ग्रुप मैंने कार्बन एटम से पीछे की तरफ शो कर दिए, तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि बोर्ड पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। भाई 3D केमिस्ट्री का मतलब यही तो होता है, कोई भी चीज अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं उसको 2D बोलते हैं, और कोई भी चीज स्पेस में चलती है उसको हम 3D बोलते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम या किसी 2 ग्रुपों को मैं पीछे लिखना चाहूं तो बोर्ड पे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या मैं बोर्ड के पीछे जाकर थ्रू लिखूंगा? अभी नहीं, मेरे पास नहीं है। इसलिए आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्बन एटम 3D के अंदर है, अर्थात कार्बन एटम स्पेस में आपका कार्बन एटम है। तो बोर्ड पर इन चीजों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए सिंबल बना रखें। सिंबल का मतलब यहां पर ये कौन है? डैश, इनको क्या बोलते हैं? डैश। और ये कौन होते हैं? बेज। बेज और डैश का मतलब मैं आपको लोगों के लिए बता देता हूं। काफी स्टूडेंटों को तो ये ऐसे दिखाई देते और जान से निकल जाते हो कि अरे भैया इनमें कुछ नहीं है। इनको तो हम क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? बेज। BSc सेकंड ईयर में भी बताया था मैंने आप लोगों के लिए, इसको मैंने BSc फर्स्ट ईयर में भी बताया था, और 11th और 12th में
में भी बताया था इन लोगों को इनका मतलब कि इनका मतलब क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आप विशेषकर ध्यान में रखना, इनको हम क्या बोलते हैं डैश और इनको हम क्या बोलते हैं बेज। इनका मतलब ये होता है कि कार्बन की चारों वैलेंस इनको हम 3D के अंदर बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डैश का मतलब ये है कि एक तो ये Br और एक ये CH3 कार्बन एटम से पीछे की तरफ है। तो जो कार्बन एटम से पीछे की तरफ होते हैं ना उनको हम किससे शो करते हैं, डैश से शो करते हैं। और जो कार्बन एटम से आगे मतलब ये कार्बन एटम है, ये दोनों ग्रुप तो आपको आंखों के सामने से दिखाई दे रहे हैं। और ये दो ग्रुप है ना जो डैश पे शो कर रखे, ये कार्बन एटम से पीछे की साइड है। तो पीछे की साइड आपको होता है बोर्ड के पीछे जाकर, तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो उनको मैंने किससे, जो कार्बन एटम से पीछे की साइड है उनको तो मैंने किससे शो कर दिया, डैश से शो कर दिया। और जो कार्बन एटम से आपको बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहे हैं वो किससे शो कर दिया, बेस से। तो बात समझ में आ गई ना। बेज का मतलब है ये आपको बिल्कुल आंखों से दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये कार्बन एटम से आगे की तरफ है। और आप लोगों की ये डैश से शो की है, डैश का मतलब ये कार्बन एटम से पीछे की तरफ है, ठीक है ना। तो डैश का मतलब ये दोनों ग्रुप कार्बन एटम से पीछे की तरफ है। और ये बेज का मतलब ये होता है दोनों ग्रुप कार्बन एटम के सामने की तरफ है, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर देख लेना, डैश का मतलब ये है भाई ये स्ट्रक्चर मैंने किसमें बना रखी है, कार्बन की 3D के अंदर बना रखी है। 3D का मतलब बिल्कुल स्पेस है, किसी भी चीज का सहारा नहीं ले रहा, कार्बन एक स्पेस केमिस्ट्री है, स्पेस है, ये आप लोगों का कार्बन है। तो जो Br और CH3 है ये कार्बन एटम से पीछे की तरफ है, ठीक है ना, पीछे की तरफ जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये आप लोगों के बेस पोजीशन पे जो दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं ये आप लोगों को सामने से दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एटम तो आप लोगों को सामने से दिखाई दे रहे हैं। और ये Br और CH3 ये कार्बन एटम से पीछे की तरफ है। तो जो पीछे की तरफ है उसको मैंने किससे शो कर दिया, डैश से शो कर दिया। और जो सामने से दिखाई दे रहे हैं उसको मैंने किससे शो कर दिया, बेस से शो कर दिया। अब बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि बेज का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब क्या होता है। बेज का मतलब जो आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं कार्बन से आगे की तरफ है। और डैश का मतलब होता है जिन ग्रुपों को हम कार्बन से पीछे की ओर लिखते हैं, ठीक है ना, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर मैंने किसमें शो कर रखी है, 3D के अंदर। ध्यान में रखना ये स्ट्रक्चर किसमें, 2D में। इसको तो मैं बोर्ड पर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिखा है बोर्ड पर। लेकिन ये स्ट्रक्चर इसकी किसमें, 3D के अंदर है, ठीक है ना। इसकी हमें कल्पना कर रहे हैं कहां भाई, कार्बन एटम यहां पर है, दो ग्रुप उसके पीछे की तरफ है, दो ग्रुप जो पीछे की तरफ है उसको डैश से शो कर दिया, दो ग्रुप उसके सामने की तरफ है उसको मैंने किससे शो कर दिया, बेस से शो कर दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां से आप लोग चाहे इस हाइड्रोजन एटम को हटा दो, चाहे इस हाइड्रोजन एटम को हटा दो, किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर आप ग्रुप को जोड़ दो, आपको एनेंसोमर प्राप्त होंगे। एनेंसोमर कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर कितना NMR सिग्नल दे रहे हैं, एक NMR सिग्नल दे रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, ये CH2 के पास दो हाइड्रोजन एटम है, ये दो हाइड्रोजन एटम मिलकर कितना NMR सिग्नल दे रहे हैं, एक NMR सिग्नल दे रहे हैं। इसका मतलब यही तो निकला, आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर किसी भी ग्रुप को जोड़ दो, आप लोगों का एनेंसोमर प्राप्त होगा। इसलिए इस हाइड्रोजन एटम को और इस हाइड्रोजन एटम को हम कौन सा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक हाइड्रोजन एटम या एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। इन दोनों प्रोटोनों को या इन दोनों हाइड्रोजनों को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि किसी ग्रुप मतलब यहां से इनको हटाकर किसी ग्रुप को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होते हैं, एनेंसोमर प्राप्त होते हैं। अभी बता रहा हूं उसको भी एनेंसोमर प्राप्त होते हैं। इसलिए इन दोनों प्रोटोनों को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर H का हम Z समूह द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापन। मतलब यहां से हाइड्रोजन को तो मैं हटा रहा हूं और उसकी जगह पर ZXYZ कोई भी ग्रुप हो सकता है। Z का मतलब यहां पर किसी भी ग्रुप को लिख सकते हो आप, जैसे कि माना Br लिख दिया या कुछ भी लिख दिया आप लोगों ने। Z का मतलब यहां पर कोई ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहां पर H को हटाकर मैंने Z कोई भी समूह जोड़ दिया, ठीक है, उसका क्या कर दिया, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन है सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह पे किसको लिख दिया, Z को लिख दिया। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आप लोगों ने हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर Z को लिखा तो आपको पता है ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। अब इस स्ट्रक्चर को आप कांच के सामने रखते हो, मिरर के सामने रखते हो, तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मिरर में तो डायग्राम उल्टा दिखाई देता है। उल्टा दिखाई कैसे देता है कि देखो ये Z यहां पर इधर की तरफ, ये Z यहां पर कहां पर जुड़ा है, राइट हैंड की ओर जुड़ा है। ये साइड कौन सी होती है, राइट होती है, और ये साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो देखो ये Z यहां पर कहां पर जुड़ा है, ये Z यहां पर कहां पर जुड़ा है, राइट हैंड की ओर जुड़ा है, ठीक है ना, राइट साइड की ओर। लेकिन जैसे ही इसको कांच के सामने रखते हो, मिरर के सामने रखते हो, दर्पण के सामने रखते हो, तो ये Z आप लोगों को कहां पर दिखाई देगा, लेफ्ट साइड की ओर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की कौन है, मिरर इमेज। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की बिल्कुल कौन सी है, उल्टी स्ट्रक्चर है, जस्ट इसकी अपोजिट स्ट्रक्चर है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना। अब ये ऊपर और नीचे की चीजें बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। जैसे कि आप तो देखो अपने आप से कंपेयर किया करो, कैसे कि भाई
ऊपर नीचे की चीज तो सेम रहेंगी, ये चीजें चेंज होंगी, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि जैसे कांच के सामने आपने मुंह देखे और हमारे मुंह तो नीचे चला गया, टांग ऊपर पहुंच गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस वही बात है कि देखो बिहार अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है ना। जैसे मुंह, कांच में मुंह देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि पैर तो हमारे ऊपर पहुंच गए और अपना सिर नीचे पहुंच गया कांच में मुंह देखते ही, ऐसा तो नहीं होता कांच में। तो देखो बिहार अपनी जगह पर बिल्कुल, ये अपना मुंह मान लो, ये अपने मुंह बिल्कुल अपनी जगह पर है, ये अपने पैर मान लो अपनी जगह पर है, ये साइड उल्टी हो रही है। जैसे हम कांच में ऐसे मुंह देख रहे हैं और ये इस तरीका से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जेड तो किधर आ जाएगा, इधर की तरफ, और हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, उधर की तरफ। मतलब जेड यहाँ पर कहां पर जुड़ा, राइट की ओर, और जैसे ही कांच के सामने रखते हो तो ये कहां पर चला जाता है, लेफ्ट की ओर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर, ये इस स्ट्रक्चर की कौन है, मिरर इमेज, अर्थात ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की क्या हो रही है, उल्टी। और जो स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज होती है उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिरर इमेज स्ट्रक्चर, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंसोमर। और इन दोनों स्ट्रक्चर को एनेंसोमर बोलते हैं। इसीलिए जो हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हुआ है, जो हाइड्रोजन आपका प्रतिस्थापन हुआ है, उस हाइड्रोजन एटम को, उस प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। इसका मतलब इस हाइड्रोजन एटम को और इस हाइड्रोजन एटम को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, क्यों एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन बोले, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम के हटने पर क्या प्राप्त हो रहे हैं, एनेंसोमर प्राप्त हो रहे हैं, अपने आइसोमर प्राप्त हो रहे हैं, एनेंसोमर आइसोमर प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रोटॉनों को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, चाहे आप इस हाइड्रोजन एटम को हटा दो, चाहे आप लोग इस हाइड्रोजन एटम को हटा दो, किसी भी ग्रुप को जोड़ दो, आपको एनेंसोमर प्राप्त होंगे। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोमर। और ठीक है ना, और जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना, तो आराम से देख लो, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में कि एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन किसको बोलते हैं, एनेंसोमर का मतलब बता दिया कि एक स्ट्रक्चर दूसरे की मिरर इमेज होती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोमर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और जो हाइड्रोजन एटम आप लोगों के हटे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंसोमर हाइड्रोजन एटम या एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। इन हाइड्रोजन एटमों को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया, एनेंसोमर प्राप्त किया है, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनेंसोमर। और जो हाइड्रोजन एटम है, जो प्रोटॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बात हो जाती है हमारी एनेंसोमर की। अब डिस्कशन करते हैं डाइस्टीरियोमर पर, ठीक है ना। किस पर डिस्कशन करते हैं, डाइस्टीरियोमर पर। आगे बात समझे, तो इसी के साथ आपके कितने टॉपिकों पर डिस्कशन हो चुका है, 3। तुल्य प्रोटॉन पर हो चुका है, अतुल्य प्रोटॉन पर हो चुका है, होमोटॉपिक प्रोटॉन पर हो चुका है, और ये एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन पर हो गया। अब 5वीं नंबर की जो हेडिंग होगी वो होगी डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। तो चलो फिर डिस्कशन करते हैं डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन पर, तो उसको भी देख लो। देखो अब हेडिंग डालते हैं 5वीं नंबर की, जिसका नाम है डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। तो देख लो उसको भी। पांचवें नंबर की हेडिंग है अपनी डाया स्टीरियो टॉपिक, डाया स्टीरियो टॉपिक, डाया स्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन। यहां पर लिख दिया डाया स्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन, डाया स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। तो चलो इसको भी देख लो, डाया स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन को, ठीक है ना। इसका भी एक एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो पहले एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी, आपके एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लिख दिया H, यहाँ पर भी क्या लिख दिया H, यहाँ पर लिख दिया Cl, और यहाँ पर क्या लिख दिया हाइड्रोजन। इसका नाम है क्लोरोएथीन। इसका नाम कौन है, क्लोरोएथीन, ठीक है। वही यहां पर क्या कर दिया, H का Z समूह द्वारा प्रतिस्थापन, H का Z समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना। इसके भी कितने आइसोमर बनने हैं, 2 आइसोमर बनने हैं,
Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस एक ही बनेगा C डबल बॉन्ड C H Z Cl H। ये हुए आपके डाइस्टीरियोमर। ये क्या प्राप्त हो गया आपके डाइस्टीरियोमर प्राप्त हो गए, ठीक है ना। ये क्या प्राप्त हो गया आप लोगों को, डाइस्टीरियोमर प्राप्त हो गए। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आप लोगों के लिए। C डबल बॉन्ड C H H, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन। इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपीन। फिर वही सेम H का Z समूह द्वारा प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको भी देख लो, इसके भी दो आइसोमर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Z, यहाँ पर किसको लिख दिया H को, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl प्लस C डबल बॉन्ड C H Z CH3 और यहाँ पर किसको लिख दिया Cl को। और ये कौन है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर। अब देखिए इस पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम डिस्कशन करेंगे किस पर, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन पर। इससे पहले हमने डिस्कशन किस पर किया था, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन पर। एनेंसोमर हमने किसको बोला था कि एक स्ट्रक्चर अगर दूसरे स्ट्रक्चर की मिरर इमेज हो रही है तो उसको हमने क्या बोला था, एनेंसोमर। और उनसे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए थे, जो प्रोटॉन जुड़े हुए थे, जिस कार्बन से जो प्रोटॉन जुड़े हुए थे, जिसका प्रतिस्थापन मैंने किसी अदर समूह के द्वारा किया था, उनको हमने क्या बोला था, एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन बोला था, ठीक है ना। तो ये बात तो किसकी हुई थी, एनेंसोमर की। डाइस्टीरियोमर के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर सुन लेना। एनेंसोमर का मतलब होता है जो एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर की अगर मिरर इमेज है उनको हम बोलते हैं एनेंसोमर। और एक स्ट्रक्चर अगर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है, मतलब कांच के सामने रखने पर उसकी स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हो रही है, तो समझ जाना वो कौन होगा आप लोगों का, डाइस्टीरियोमर। एक बार फिर से समझना, एनेंसोमर का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर अगर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज है उनको बोलते हैं एनेंसोमर, और एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर। और उनसे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है उनको हम बोलते हैं डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम या डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। कैसे, इधर देखिए, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर एग्जांपल ले लिया मैंने, क्लोरोएथीन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, क्लोरोएथीन का। अब यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोएथीन है, ठीक है ना। इसका H का हम Z समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर रहे हैं, एक ही कार्बन एटम पर कर रहे हैं, ध्यान रखना एक ही कार्बन एटम पर करना है। कोई भी आप लोगों को कंपाउंड है, यौगिक है, उस पे एक ही कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम। इन दोनों हाइड्रोजन एटमों को मैं बारी बारी से हटाकर देखूंगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा था, ध्यान से समझना, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। इससे पहले तो जब आप लोगों ने एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन पर देखा था तो वहां पर भी कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए थे, 2 हाइड्रोजन एटम। और आप लोग किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर देखा था, चाहे आपने लेफ्ट वाला हाइड्रोजन एटम हटाया था या आप लोगों ने राइट वाला हाइड्रोजन एटम हटाया था, आप लोगों के वहां पर क्या प्राप्त हो रहे थे, एनेंसोमर प्राप्त हो रहे थे। आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर देख लो, वहां पर क्या प्राप्त हो रहे थे, एनेंसोमर। लेकिन यहां पर एनेंसोमर प्राप्त नहीं होंगे, यहां पर डाइस्टीरियोमर प्राप्त होंगे। कैसे, बात एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटमों की करेंगे, वहां पर भी एक कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन एटमों की बात हुई थी। आप किसी भी हाइड्रोजन एटम हटाको, वहां पर आप लोग देख सकते हो, वहां पर एनेंसोमर ही प्राप्त होंगे। लेकिन यहां पर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम ये जुड़ा, एक हाइड्रोजन एटम ये जुड़ा है। एक बार यहां से H को हटाकर Z को जोड़ेंगे, एक बार यहां पर H को हटाकर Z को जोड़ेंगे, तो आप लोग देख लेना एक स्ट्रक्चर दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, इधर देखो, यहाँ पर H का Z समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर रहे हैं, मतलब यहां से H को हटा रहे हैं, Z जोड़ रहे हैं। तो देखो पहली कंडीशन में H को हटाकर मैंने किसको जोड़ दिया, Z को, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि यहां पर मैंने H को हटाकर किसको जोड़ दूं, Z को जोड़ दूं। तो देखो यहां से मैंने H को हटाकर किसको जोड़ दिया, Z को जोड़ दिया। तो देखो सुनो, ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का मतलब देखो, इसके पास भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इसके पास भी 2 कार्बन है। इसके पास कितना क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, इसके पास भी 1 क्लोरीन है। इसके पास कितना हाइड्रोजन एटम है, 2, तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। इसके पास एक Z ग्रुप है तो इसके पास भी एक Z ग्रुप है। इन गौर से इन दोनों स्ट्रक्चरों को देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप कांच के सामने रखोगे तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं
नहीं है। और अगर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं हो रही है तो उनको हम बोलते हैं डाई स्टीरियोमर, ठीक है ना। और जिस कार्बन से आपके हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन से आपके प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, उन प्रोटोनों को ही हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटोन। तो ये जो दो प्रोटोन है आप लोगों के, इन दोनों ही प्रोटोनों को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटोन। इस प्रोटोन को हटा दो, चाहे आप लोग इस प्रोटोन को हटा दो। दोनों प्रोटोनों को हटाने के बाद जब दोनों स्ट्रक्चरों को देखोगे तो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी। देख लो, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं कांच के सामने रखूं तो ध्यान में रखो ये कभी भी स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ये तो वो चीज हो गई। एक बात बताओ यार, कांच हमारे डायग्राम का उल्टा ही तो करती है, चीजों को चेंज थोड़ा करती है, चीजों को चेंज ऐसे थोड़ा करती है कि भाई मेरी नाक यहां पर लगी हुई है और जैसे ही मैंने कांच में मेरा मुंह देखा तो मेरी नाक यहां से हटकर तो किसकी जगह पर चली गई, कान की जगह पर, और कान यहां से हटकर किसकी जगह पर आ गया, नाक की जगह पर। ऐसा कभी होता है क्या? अरे भाई, जो हम मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि कांच के सामने अगर किसी चीज को रखते हैं तो उसका उल्टा ही तो करता है, कांच चीजों का उल्टा ही तो करता है, चीजों को चेंज थोड़ा करता है कि कान तो यहां पर आ गया, नाक यहां पर पहुंच गई। ऐसा तो कभी नहीं होता है भाई, कांच चीजों को चेंज थ्रो करता है, कांच तो डायग्राम का उल्टा करता है। तो एक बात बताओ, यहां पर तो चीजें बिल्कुल चेंज हो रही हैं, उल्टी कहां हो रही हैं। यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन एटम कहां पर जुड़ा है, सॉरी ये जेड ग्रुप कहां पर जुड़ा है, ऊपर, और इसमें देखो ये जेड ग्रुप कहां पर आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब तो ये होगा कांच में मुंह देखते ही टांग तो ऊपर आ गई और मुंह नीचे की तरफ चले गए। ऐसा कभी होता है कांच में? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तभी तो इनको हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर। अर्थात ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है। इसको कांच के सामने रखोगे तो ये स्ट्रक्चर कभी भी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी उल्टी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये इसको इसके सामने रखोगे तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अर्थात इसको कांच के सामने रखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको प्राप्त नहीं होगी। ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, इसमें जो जेड ग्रुप है, इसमें जो जेड ग्रुप है ये कहां पर है, आप लोगों का ऊपर, ठीक है ना, और इस स्ट्रक्चर में जेड ग्रुप आप लोगों का नीचे है। तो एक बात बताओ, इसमें जेड ग्रुप आपका ऊपर है और इसमें जेड ग्रुप आपका कौन है, नीचे। कांच कभी ऐसा करता है क्या कि एक को तो ऊपर पहुंचा दिया, एक को नीचे पहुंचा दिया? भाई जो अपना मिरर होता है, अपना जो कांच होता है, उसमें ऐसे होती है क्या कि एक जेड ग्रुप तो आपका ऊपर कर दिया कांच ने और एक जेड ग्रुप आपका कांच ने, मिरर ने कहां पर कर दिया, नीचे। ऐसा मिरर के अंदर कभी नहीं होता। बात आप लोग समझ में आ गई? मिरर कभी भी चीजों को चेंज नहीं करती, मिरर डायग्राम का उल्टा करती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर। क्योंकि डाई स्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक स्ट्रक्चर अगर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है तो बनने वाले आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर। और जिस कार्बन एटम से उन हाइड्रोजन एटमों को हटाया है, जिन हाइड्रोजन एटमों का आपने प्रतिस्थापन जेड समूह द्वारा किया है, उन दोनों हाइड्रोजन एटमों को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन एटमों को हटाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, डाई स्टीरियोमर। इसलिए दोनों हाइड्रोजन एटमों को या इन दोनों प्रोटॉनों को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना? इनएंसोमर का मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज है, उनको इनएंसोमर बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर। और जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, अगर वो इनएंसोमर में जुड़े हैं तो उनको इनएंसोटॉपिक प्रोटॉन बोलते हैं, अगर वो डाई स्टीरियोमर में जुड़े हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है? एक बार फिर से इनएंसोमर और डाई स्टीरियोमर का मतलब बता देता हूं। इनएंसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज होगी, ठीक है ना। किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटा दो, आप लोगों को इनएंसोमर प्राप्त होंगे। अगर इनएंसोमर प्राप्त होंगे तो उन हाइड्रोजन एटमों को इनएंसोटॉपिक हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, क्योंकि उनके हटाने पर ही तो इनएंसोमर बन रहे। चलो ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन की। तो एक स्ट्रक्चर अगर दूसरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है तो उनको हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोमर। और जिन हाइड्रोजन एटमों ने ये काम किया है उन हाइड्रोजन एटमों को या उन प्रोटॉनों को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है ना। क्योंकि इन हाइड्रोजन एटमों के हटाने पर ही आपको कौन मिलेगा, डाई स्टीरियोमर। इसलिए इन दोनों हाइड्रोजन एटमों को या दोनों प्रोटॉनों को हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है? और इसी के साथ आप लोगों की ये यूनिट फिनिश, ठीक है ना। कितनी यूनिट हो गई? एक यूनिट करवा दी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी।